हेलो हेलो हेलो। आवाज़ आ रही है? क्या हाल है? हाँ, तुम्हारा नंबर अच्छा जा रहा है अब। हम्म। तुम पीछे चल रही हो। अरे लेकिन तुम मर्म पकड़ ले रही हो। आज हम लोग एक दुनिया समानांतर में एक कहानी लेंगे, खोई हुई दिशाएं। एक बड़ी शानदार कहानी लेंगे, बातचीत एकदम बंद। एक दुनिया समानांतर जो वैसे आप सबको ले लेना है, एक दुनिया समानांतर राजेंद्र यादव, है ना? एक दुनिया समानांतर। एक दुनिया समानांतर राजेंद्र यादव। इन्होंने कई कहानियों का संग्रह किया है। कई कहानियों का संग्रह है। कहानी कैसी? आमतौर पे अगर आपको याद होगा कि नई कविता क्या है, तो नई कविता का मतलब ये है कि जब लोग गांवों से शहर की तरफ आए और शहर आने के बाद जो उनके सामने अकेलापन, जो बनावटीपन लोगों का, आपसी संबंधों का टूटना, उसी तरह का माहौल अगर आप देखेंगे तो राजेंद्र यादव ने जो एक दुनिया समानांतर कहानियों का ये जो श्रृंखला है, अगर आप देखें, इसमें समानांतर को सही करिए भैया। समानांतर, हाँ ऐसे लिखा जाएगा, समानांतर। तो एक दुनिया समानांतर कहानियों में जो विषय बेसिकली रखा गया है, क्या रखा गया है? यहां पर ऐसी कहानियां आपको मिलेंगी जो कहानियां शहरी मध्यम वर्ग से जुड़ी हुई होंगी। कैसी होंगी? शहरी मध्यम वर्ग, मुख्यतः शहरी मध्यम वर्ग से जुड़ी कहानियां आपको मिलेंगी। शहरी मध्यम वर्ग की समस्याओं, शहरी मध्यम वर्ग की समस्याओं को केंद्र में रखेंगी, केंद्र में रखेंगी। मतलब एक दुनिया समानांतर में जितनी भी कहानियां होंगी वो शहरी मध्यम वर्ग की समस्याओं को केंद्र में रखेंगी। और अगर हम बात करें तो इसमें कुछ कहानियां ऐसी भी होंगी जो ग्रामीण जीवन और वंचित वर्ग की समस्याओं को भी उठाएंगी। मतलब कुछ कहानियां कुछ कहानियां कुछ कहानियां ऐसी जो ग्रामीण जीवन को दिखाएंगी, जो ग्रामीण जीवन और वंचित वर्ग, वंचित वर्ग की समस्याओं से जुड़ी होंगी। समस्याओं से जुड़ी होंगी। मैं पूरी जो पुस्तक है उसका आपको सार बता रहा हूं कि एक दुनिया समानांतर में क्या है और कैसी कहानियां। तो सबसे पहले कोई कहानी ऐसी ऐसी होगी कि आपको कुछ भी पल्ले नहीं पड़ेगी, क्या कह रहा है, क्या हो रहा है, आप अपने से पढ़ के देख लेना, तुम्हें समझ में नहीं आएगा। क्योंकि इस समय की कहानियां कुछ ऐसी कहानियां हैं कि जो एक 6-7 घंटे के ही ऊपर जो लिखी गई हैं उसी में ही पूरे मर्म को उकेर दिया गया है। और एक व्यक्ति अपनी पत्नी से पूछता है, क्या तुम मुझे पहचानती हो, मैं कौन हूं? इतना अजनबीपन, उसको कुछ पता नहीं। और ऐसी ही कहानियां यहां हैं। कहानियां कैसी? कि व्यक्ति अपनी ही पहचान को ढूंढ रहा है। और ये कहानियां अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपको अपना रूप भी समझ में आ जाएगा कि आप क्या यहां पे प्राप्त कर रहे हैं। बड़े शहरों की क्या पीड़ा है, या शहर में क्या मिस कर जाता है, कौन सी ऐसी चीज नहीं होती जो गांव में होती।
उन चीजों को केंद्र में रखती हैं ये कहानियां। तो एक दुनिया समानांतर में जो कहानियां हैं बेसिकली मध्यम वर्ग की समस्याएं, दूसरी कुछ ऐसी कहानियां जो ग्रामीण जीवन से जुड़ी हैं। इतनी बात समझ गए? तो अब हम एक कहानी उठाएंगे, खोई हुई दिशाएं। नाम बड़ा शानदार है और हो गया नहीं हुआ ये? ठीक है, हम एक कहानी उठाने जा रहे हैं, खोई हुई दिशाएं। खोई हुई दिशाएं, खोई हुई दिशाएं। ये कहानी है कमलेश्वर की। कमलेश्वर कहानियों में बहुत बड़े नाम हैं। कमलेश्वर, कमलेश्वर जी की कहानी है खोई हुई दिशाएं। अगर आपसे एक प्रश्न पूछे कि एक दुनिया समानांतर की सर्वश्रेष्ठ कहानियां, अगर आपके नजर में सबसे बेहतर कहानी कौन सी है, तो खोई हुई दिशाओं को आप मान सकते हैं। अगर आपसे पूछे कि आपके नजर में सबसे बेहतर कहानी एक दुनिया समानांतर में कौन सी है, तो खोई हुई दिशाओं पर आप जा सकते हैं। अब मैं आपको खोई हुई दिशाएं, नाम से ही ऐसा लग रहा है कि दिशाएं खो चुकी हैं। इस व्यक्ति के सामने, जो भी इसमें नायक होगा, उसके सामने कुछ स्पष्ट नहीं है, धुंधला सा है। धुंध पड़ रही है ना इस समय, धुंध में कुछ दिख नहीं रहा है। ऐसा ही खोई हुई दिशाएं कहानी में है। ये कहानी नई कहानी की, जो संवेदना और शिल्प दोनों ही दृष्टिकोण से बहुत अच्छी कहानी मानी जाती है सर्वश्रेष्ठता में। अगर हम कहें संवेदना के आधार पे, क्या होता है संवेदना? मतलब इसकी मूल कथा, मर्म, और शिल्प, ठीक है, जिसमें जो प्रतीक, बिंब, ठीक है, इनका प्रयोग आदि, इसके आधार। तो खोई हुई दिशाएं एक दुनिया समानांतर की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में इसको रखते हैं। और क्यों रखते हैं? क्योंकि यहां पर नई कहानी के जो सबसे बेहतर पक्ष हो सकते हैं वो हमें दिखते हैं, चाहे वो संवेदना के आधार पे हो, चाहे वो शिल्प के आधार पे हो। अब हम आते हैं कि कहानी क्या है। कहानी आप सब सुनने के लिए तैयार हैं? है बहुत कठिन, लेकिन मैं बहुत आसान करके सुनाऊंगा तो समझ में तुम्हें आ जाएगी। कहानी है, ये हो गया है ना, चंदर नाम के एक व्यक्ति की। किसकी? चंदर। चंदर इलाहाबाद, जो इस समय आपका प्रयागराज है, हो गया है, इलाहाबाद से दिल्ली आते हैं। और इनके यहां आने के बाद जो कुछ भी चीजें इनके सामने आती है, उसी के ऊपर ये पूरी कहानी बेस है। क्या क्या होता है? इलाहाबाद से चंदर आता है दिल्ली, और इस बड़े शहर में उसे दो चीज समझ में आती है। एक मूल समस्या क्या है? अकेलापन और संबंधहीनता। दो समस्या है इसको दिल्ली में आने के बाद, अकेलापन और संबंधहीनता। संबंधहीनता, ये दो समस्याएं हैं दिल्ली आने के बाद। अब वो दिल्ली तो आ गया, छोटे शहर का आदमी, राजधानी में आया। राजधानी में जो मिल रहा है वो उसको एकदम बनावटी दिख कुछ और रहा है कुछ और। इस कहानी में कोई बहुत ज्यादा आपको घटनाएं नहीं दिखेंगी। एक शाम से लेकर एक रात की कहानी है। खोई हुई दिशाएं, अगर हम बात करें, खोई हुई दिशाएं, हुई दिशाएं, इसमें एक शाम से लेकर रात तक के विषय को उठाया गया है। एक शाम से रात तक के विषय को उठाया गया। क्या है इसमें?
चंदर एक स्थान पे खड़ा है जिसका नाम है सीपी, कनॉट प्लेस। आप लोग दिल्ली में रहते हैं, आपको खूब अच्छे समझ में आएगी। सीपी में वो खड़ा है जहां कई हजार लोग गुजर रहे हैं चंदर के सामने से। कई हजारों का भीड़ उसके सामने से निकल रहा है, वो भी देख रहा है। वो सोच रहा है कोई मुझे पहचान ले। जब वो इलाहाबाद में था तो वो मुन्ना भैया के यहाँ जाता था नाश्ता करने, चाय पीने। मुन्ना भैया नमस्ते करते थे। फिर आगे बढ़ता था तो हमजा भैया थे, हमजा भैया बंद मक्खन खिला देते थे। फिर उसके आगे बढ़ता था छोटा समोसा वाला, वो भी कह रहे भैया आप बहुत दिन के बाद दिखाई दिए। व्यक्ति पहचान के लिए मर रहा है। देखो, तुम पहचान का एक बहुत बड़ा संकट होता है। पैसा मिल जाए, सब कुछ मिल जाए, कोई आपको पहचानता नहीं तो आप रोने लग जाएंगे, अरे यार कोई पहचान ही नहीं रहा है, मेरे कोई पहचान ही नहीं बन पाई। चंदर के सामने यही बात है समस्या। चंदर कनॉट प्लेस में है खड़ा, हजारों लोग उसके सामने से गुजर रहे हैं, कोई उसको पहचानता नहीं है। तभी एक व्यक्ति आता है जिसका नाम है आनंद। यहीं पे सीपी में यहां एक व्यक्ति आता है आनंद। आनंद इसका कहने को दोस्त है दिल्ली का, लेकिन ये दोस्त भी ऐसा है जो इसको समझ नहीं पा रहा। तो आनंद के साथ समस्या क्या है? आनंद इसको अपना कहता है लेकिन वास्तव में वो इसका है नहीं। ठीक है, एक बात तो ये समझ में आएगी। अब आनंद इसको खूब समझाता है, खूब नकली बातें करता है, सतही बातें करता है। नहीं यार चंदर सब अच्छा होगा, हम तुम चलो नाश्ता कर लिया जाए, कुछ खा भी लिया जाए, उसका पैसा। यहां पे शहर का आदमी कैसा होता है? इसी तरह का होता है। लोग संबंध बनाते हैं एक दूसरे का यूज करने के लिए। देखो मूल बात तो यही। ठीक है, फिर आनंद हमेशा अपने संबंधों का लाभ उठाना चाहता है। मतलब ये चाहता है कि अगर मेरा संबंध इससे है तो मैं अपने संबंधों का लाभ उठाऊं। यहां संबंधों का लाभ, कि मुझे संबंधों से लाभ हो, नहीं तो मैं संबंध नहीं रखूंगा। बड़ी अच्छी कहानी है, अगर आपको जीवन का मर्म समझा देगी। शहर में कोई भी किसी संबंध बिना मतलब के नहीं रखता है। मतलब है तभी संबंध है, मतलब निकल गया तो हम तुम्हें पहचानते नहीं। चंदर के सामने भी यही समस्या है। इसके नकलीपन, इसके बनावटीपन को वो जानता है और ये इसको मोटिवेट कर रहा है, संबंधों से लाभ प्राप्त करना चाहता है। ये है यहां समस्या। इसीलिए चंदर को ये लगता है कि इसके साथ आत्मीय संबंध नहीं बनाया जा सकता। आनंद मेरे साथ आत्मीय संबंध नहीं रख पाएगा और मैं इससे नहीं रख पाऊंगा। फिर चंदर को एक बात याद आती है कि उसने अपने आप से भी बहुत दिनों से बात नहीं किया। कुछ लोग होते हैं अपने आप से भी बात करते हैं, हम लोग भी करते हैं। चंदर को याद आता है कि क्या मैं अपने आप से बात कर पा रहा हूं, क्यों नहीं कर पा रहा हूं। और इसी बात को वो सोच के और अकेलेपन की तरफ आगे बढ़ता है कि मैं ऐसी जगह जाऊं जहां मुझे कोई न देखे, मैं अकेले बैठ के बात करूंगा। अकेलेपन की तरफ वो और बढ़ने लग जाता है और आगे बढ़ते 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 एक स्थान आता है कॉफी हाउस। कॉफी हाउस, कॉफी हाउस जब वो पहुंचता है तो वहां वो सोचता है कि अब यहां मैं सोचूंगा क्या करना है जीवन में। और जैसे ही वो वहां बैठता है, एक व्यक्ति उसको देख रहा है काफी देर से। तो उसको लगता है ये मुझे पहचान रहा है। उसे याद आई कि नहीं, हो सकता है मुझे पहचानता हूं। अपनेपन का भाव आता है। लेकिन जैसे ही वो बात करना शुरू करता है, वो व्यक्ति, उसको लगता है अरे यार ये भी तो मुझे नहीं जानता। कोई नहीं जानता, ये केवल बनावटी बातें कर रहा है कि ये आके बैठ के कॉफी पिए और ऐसा लगे कि मैं इसको पहचानता हूं।
वहां भी इसके सामने यही समस्या है। अब एक महिला है इंदिरा, यहीं पे आप इसको बहुत अच्छे तरीके से समझ लो। इंदिरा, इंदिरा इनकी पूर्व प्रेमिका है चंदर की। इनकी शादी वादी हो चुकी है, ये पूर्व प्रेमिका इनकी है। इसको याद आया कि कहीं उससे चल के मिले, देखे वो मुझे पहचानती है क्या। अब भाई प्रेमिका है, वो आगे बढ़ गई जीवन में, कहां तक तुमको पहचानेगी। अब वो कहे कि नहीं कि रांझा रांझा मैं करती रहूंगी जीवन भर, कहां कर पाता है व्यक्ति। अब ये कहते हैं यार कोई मुझे नहीं पहचानता है, मैं इंदिरा के पास जाऊंगा। उसका घर उसको याद करता है कि वो कहां रहती है। फिर इंदिरा से मिलने पहुंचता उसके घर, और जिस बस में चढ़ता है उसके घर जाने के लिए, फिर अचानक ऐसा लगता है कि बस का जो कंडक्टर है वो उसको पहचानता है। फिर अच्छा उसको लगता है ये पहचान रहा है मुझे। लेकिन जैसे ही उसने टिकट मांगा वैसे ही फिर चंद्र की हालत खराब हो गई। ये भी नहीं पहचानता, टिकट मांगता है। टिकट क्यों मांग रहा है जब मुझे पहचान रहा है तो। फिर उसके बाद आगे वो जैसे पहुंचता है इंदिरा के घर, उसके घर पहुंचता है। वहां वो 3 महीने पहले एक बार और गया था, इसी अपने पहचान को ढूंढने के लिए कि मेरी पहचान कहीं है कि नहीं है। लोग कहते हैं कि तुम मुझे याद रखना दुआओं में, कहते नहीं कहते। याद रखने वाला भाव इसके अंदर है कि मुझको कोई याद रख रहा है कि नहीं रख रहा है। इतना समय दिया, इतना कॉफी पिलाया, नाश्ता कराया, डेली 4 घंटा खड़े रहते थे एक पैर पे। उसके बाद अब हम पहुंच रहे हैं तो वो कोई ये कहे कि हम आपको जानते नहीं। अब वो वहां पहुंचता है। 3 महीने पहले जब वो इंदिरा के यहां जब गया था, तो इंदिरा को इस बात से, उसकी हर बात जानती इंदिरा। वो ये जानती है कि चंद्र को दूध से बहुत चिढ़ है, वो दूध को पसंद नहीं करता। काफी उसे एकदम वो धुएं की तरह लगती है, वो कॉफी पीना नहीं चाहता, चाय में केवल 1 चम्मच चीनी लेता है। ये सब बात जानती इंदिरा। जब इंदिरा के घर पहुंचता है तो देखो क्या होता है। इंदिरा को यह भी पता है कि अगर 1 चम्मच से ज्यादा चीनी इसके चाय में डाल दी गई तो इसका जो गला है वो ठीक नहीं रहता, खराब हो जाता है। लेकिन आज इंदिरा ने भी गलत व्यवहार कर दिया। नहीं, क्या किया ये सुनो पहले। जैसे वो इंदिरा के पास पहुंचता है, इंदिरा ने दरवाजा खोला, वो घर में गया, सोफे बैठा। वो सब कुछ जानती है कि ये किस तरीके से इसको क्या देना है। लेकिन उसने क्या पूछा, उसने कहा कि चाय लोगे। मेहमान नवाजी करना शुरू कर दिया। और जैसे ही मेहमान नवाजी करना शुरू किया, वैसे ही चंद्र को ये लगा कि क्या यहां भी मुझे नहीं कोई पहचान रहा। इंदिरा ने पूछा कितनी चीनी लोगे, कितनी चीनी लोगे, 1 चम्मच, 2 चम्मच। अचानक ही इसके सपनों का महल ढह सा गया। चंद्र को लगा अरे यार, ये इसके साथ रोज चाय पी रहे थे, ये पूछती है कितने चम्मच चीनी लोगे, इसको तो अपने से ला के दे देना चाहिए 1 चम्मच मिला के। उसके बाद सारी चीजें हुई। फिर वो वहां से उठता है, अपने घर जाता है, और उसकी पत्नी का नाम है निर्मला। चंद्र और निर्मला अपनी पत्नी के पास पहुंचता है और राहत महसूस करता है। लगता है चलो ये तो पहचानती ही है, राहत लगती है उसको, प्रेम की अनुभूति सी होती है। उसे लगता है कि कम से कम कोई नहीं पहचानता इस इतने बड़े शहर में, राजधानी है कहने को ये, यहां तो लोगों को और पहचानना चाहिए। लेकिन यहां जिसके साथ समय बिताए वो भी नहीं पहचानता, सब मतलब के यार हैं, कोई किसी का साथी नहीं। जब तक साथ है तब तक दोस्त हैं, मित्र हैं, प्रेमी प्रेमिका हैं, फिर साथ नहीं है तो हम कौन तुम कौन।
कोई किसी को नहीं पहचानता। ज्यादा एक्टिविटी कर दे तो वो भी संदेह के घेरे में आ जाता, अपना भी घर तोड़ दे, अपना भी घर जला दे और तुम्हारा भी घर जला दे। एक कहानी और लेंगे, आप उसमें इसी चीज को देखेंगे। अब ये समस्या है। अचानक वो कहता है कि अब मैं सोना चाहता हूं। ठीक है, वो सोनेपन के लिए वो तैयार होता है। रात में वो सोता है, अचानक उसको नींद उसकी टूटती है, नींद ही नहीं आ रही है, और वो निर्मला को झकझोर के उठाता है, उठो उठो जल्दी उठो। उठती है वो, तो पूछता है कि क्या तुम मुझे पहचानती हो? तुम मुझे पहचानती हो मैं कौन हूं? निर्मला ने आश्चर्य के भाव से जवाब दिया, क्या हुआ, क्या हो गया, पहचानती हो? इसी बिंदु पर यह कहानी समाप्त होती है। यही है खोई हुई दिशाएं। ये बहुत शानदार कहानी है, ये हल्की कहानी नहीं है, देखा छोटी कहानी है लेकिन शानदार है। चंद्र के जीवन की समस्या ये है, चंद्र इलाहाबाद जैसे एक छोटे शहर से आए हैं जहां लड़कियों को लड़कों को एक तरह से जो फैमिलियर है मामला, वहां सब एक दूसरे को पहचानते हैं। लड़की वहां से निकली, हाँ बिटिया गई थी आज, कोई किसी को ऐसा है ही नहीं कि जो नहीं जानता हो। पहचान का संकट छोटे शहरों में नहीं है, हर व्यक्ति आपको जानता है। आप चाह के भी बहुत ज्यादा गलत नहीं कर पाएंगे। आप फलाना के साथ घूमना चाहती हैं या घूमना चाहते हैं, वो भी पकड़ लिए जाएंगे, कोई ना कोई जरूर देख लेगा। वो देख लेगा और फिर वो घर जाके बता देगा कि आज आपकी बिटिया जो है वहां भैया हम देखे पकौड़ी खा रही थी वहीं पे। मजाक नहीं कर रहे हैं। बड़े शहरों में ये सब नहीं है, तो आदमी क्या सोचता है, बड़े शहर चलो। जैसे अगर आप ये देखो कि तैयारी करने में सबसे बड़ा आनंद क्या है, जो दिल्ली आने का, कितना भी ऑनलाइन कोर्स दे दिया जाए, दिल्ली आना कभी बंद नहीं होगा बच्चों का। उसके पीछे दो वजह हैं, एक तो इंटरेक्शन है और दूसरा व्यक्ति मुक्ति भी चाहता है थोड़ा इन बंधनों से। चंद्र के सामने यही है बात। इलाहाबाद में सब इसको जानते हैं, पहचानते हैं, सब जगह इसका एक अपना माहौल है। लेकिन जब वो आता है एक महानगर में, मेट्रोपॉलिटन सिटी में, दिल्ली में, अब इस शहर में इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो लोग हैं बनावटी हैं, खोखलापन है, केवल अपने स्वार्थ के लिए जुड़े हैं। दोस्त मिला वो भी बेगैरत वाला ही है, उसके अंदर कोई गैरत नहीं बची है, वो भी केवल मक्कारी किए जा रहा है, लाभ उसको अपना चाहिए। यहां किसी, आप चाहे कोई भी दुख हो, आपको कोई 10-15 मिनट से ज्यादा आपको समय नहीं देगा। अच्छा भैया आप हैं दुखी, ठीक है चलो एक कप चाय पे, फिर तुम निकलो, कोई बात नहीं। इलाहाबाद में कोई समस्या हो जाए, 3-4 दिन आदमी आपके घर ही पे सोया पड़ा है, भैया जब तक तुम ठीक नहीं हो तब तक हम जाएंगे नहीं। अभी भी है माहौल है, वहां समय ही समय है, यहां समय ही नहीं है। हम आश्रम रहे हैं ना, तो हम बता रहे हैं वहां समय ही समय है। अगर कोई दिक्कत हो गई है, हम तब तक नहीं जाएंगे तब तक तुम ये ना कह दो कि भैया जाओ। अब बढ़िया हॉस्टल मिल रहा है, दाल चावल चोखा लोग खा रहे हैं, कोई समस्या नहीं, हम साथ नहीं छोड़ेंगे। जब तक तुम ठीक नहीं हो जाओगे तब तक हम यही रहेंगे। 10 बार चाय पीने जाएगा आपके साथ इलाहाबाद में आदमी, वो रुकेगा नहीं, भले समय खराब हो जाए तो हो जाए, लेकिन आपको नहीं छोड़ेगा। यहां बिल्कुल जो प्रोफेशनल रिलेशन है लोगों के, संबंध भी क्या है, आकर्षण। आकर्षण मूल विषय है। अब दोनों का जब तक आकर्षण है तब तक तो ठीक है, और जैसे ही प्रतिकर्षण हुआ दोनों अलग अलग छोर पे बढ़ने लगे। जैसे विपरीत ध्रुव चलते हैं वैसे चल रहे हैं। हमको पता ही नहीं कौन हो तुम, वो उस दिशा से, आप इस दिशा से। यही कहानी है खोई हुई दिशाएं। खोई हुई दिशाएं वैसी कहानी है जहां व्यक्ति अपनेपन को ढूंढ रहा है, उसे अपनापन मिल नहीं रहा, और जो छोटे शहर से आया वो भी इसी रंग में ही ढल गया। इंदिरा जो उसकी प्रेमिका है, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं पहचान रही।
जानती सब कुछ है, लेकिन उसने कहा कौन एंटरटेन करेगा इतना देर, इतना समय कहाँ है, जब समय था तब दिया, अब समय नहीं है अपने पास। तो खोई हुई दिशाएं इसी तरह की कहानी है। इसका संवेदना पक्ष क्या है, ये तो हो गई इसकी मूल कहानी। अब आते हैं संवेदना पक्ष में। खोई हुई दिशाएं उस समय की कहानी है जब नवलेखन का दौर शुरू हुआ। नवलेखन मतलब आजादी के बाद से, जब भारत में नए प्रकार से लेखन शुरू हुआ, जब महिलाएं शिक्षित होने लगीं और उनके जीवन में बदलाव होने लगे, तो क्या क्या नए तत्व कहानियों में आए, उसी दौर की ये कहानियां हैं। और इस समय आप देखेंगे तो साहित्य में शहरी मध्यम वर्ग केंद्र में आने लगा। इस समय एक चीज और दिखाई देगी, अस्तित्ववाद और मनोविश्लेषणवाद। अस्तित्ववाद पे अभी चर्चा करते हैं, अस्तित्ववाद क्या है। अब हम संवेदना पक्ष पे बात करने चल रहे हैं कि संवेदना पक्ष क्या है। तो संवेदना पक्ष में अगर हम देखें तो अस्तित्ववाद, अस्तित्ववाद की विचारधारा का असर आपको दिखाई देगा। और इसके अलावा अगर आप देखें तो मनोविश्लेषणवाद, दो शब्द आते हैं बड़े बड़े, मनोविश्लेषणवाद, मनोविश्लेषणवाद। अस्तित्ववाद की विचारधारा बेसिकली दूसरे महायुद्ध के बाद जब बड़े पैमाने पर लोग मारे गए, तो विश्व के सामने जब ये बात हो गई कि मानवता का कोई मतलब ही नहीं रह गया, बड़े पैमाने पर लोग मारे जा रहे थे, और उस विचारधारा से एक नई बात निकल के आ रही थी यूरोप में, अस्तित्ववाद, कि हमारा जीवन का अस्तित्व क्या रह गया है, मानव कितना छोटा है, मानव का तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। अगर दो देश एक बार लड़ना शुरू हुए तो पूरी मानवता समाप्त हो जाएगी। अस्तित्ववाद की विचारधारा कुछ इसी तरीके की है। ये विचारधाराएं आपको ये समझाती हैं कि व्यक्ति की नियति के ऊपर विश्लेषण करती हैं कि व्यक्ति की नियति क्या है, उसे क्या भोगना है, और उसके जीवन में किस प्रकार के संकट हैं। तो अगर हम बात करें तो यहां पर ये बेसिकली जो विचारधारा है वो शहरी मध्यम वर्ग, शहरी मध्यम वर्ग को अपना आधार बनाती है। शहरी मध्यम वर्ग को आधार बनाती है। शहरी मध्यम वर्ग की समस्याएं क्या है? अगर आप देखें तो जो भी छोटे शहर या ग्रामीण कस्बों से जो भी बड़े शहरों में आता है, उसके सामने कौन कौन सी समस्याएं खड़ी होती हैं। बड़े शहरों में आने के बाद भीड़ बहुत है, लेकिन भीड़ में भी मानव अकेला है। क्या है? भीड़ खूब है, भीड़ में भी अकेला है। यह है शहरों का संकट। भीड़ में भी अकेला हूं मैं। खूब गजलें लिखी गई हैं इस पे, गजल गाने खूब लिखे गए। मैं तन्हा हूं, कोई मुझे पहचान नहीं रहा, तो भीड़ में भी अकेला होता जा रहा है। और इसी अकेलेपन को, इसी भावनात्मक संबंध के खत्म होने को ही आप खोई हुई दिशाओं में देखेंगे कि ये जो भीड़ में अकेला, इसका मतलब क्या है कि भावनात्मक संबंध कमजोर हैं। यहां बड़े शहरों में भावनाओं के आधार पर कोई संबंध नहीं बन रहे हैं, संबंध जरूरतों के आधार पर बन रहे हैं ना। क्यों? जो जरूरतें हैं उसके आधार पर संबंध बन गया, भावना का इनपुट है नहीं। अगर आप देखेंगे तो लिव इन रिलेशनशिप क्या है? भावनाएं नहीं है वहां। इनिशियल लेवल में आकर्षण हो सकता है, लेकिन भावनाएं रहती हैं तो वो विवाह में कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर आप देखेंगे, इसका मूल्यांकन करेंगे तो अक्सर दोनों ही पक्ष आराम से अलग हो जाते हैं, कोई समस्या नहीं होती। एक समय के बाद आदमी केवल अपनी बुद्धि से सोचने लगता है, भावनाएं नहीं होती। और जहां बुद्धि
का प्रयोग बहुत ज्यादा होता है तो भावनाएं वहां से हट जाती हैं। तो यहां आप देखेंगे ये चीज आपको दिखाई देगी। भावनात्मक संबंध नहीं है, उपयोगितावादी संबंध है। क्या है? उपयोगितावादी, उपयोगितावादी संबंध। तुम मेरे काम के हो तो तुम मेरे हो, और तुम मेरे काम के नहीं हो तो तुम मेरे नहीं हो। उपयोगितावादी संबंध है। और इस उपयोगितावादी संबंध में व्यक्ति उसके साथ ज्यादा जुड़ेगा जो उपयोगी होगा, ऐसे व्यक्ति के साथ बिल्कुल नहीं जुड़ेगा जो उपयोगी ना हो। इसीलिए आप देखेंगे कि यहां शहरों की नायिका बहुत जल्दी छोड़ देती है, गांव की नायिका नहीं छोड़ेगी, शहर की नायिका बहुत मतलब जल्दी अपना निर्णय बदलती है। उसको लगता है यार ये अब तो सही नहीं है, ये ठीक नहीं चल रहा। तो उपयोगितावादी संबंध है। शहरों में बेसिकली उपयोगितावादी संबंध है, इसलिए संबंध बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। अच्छा, सही है, अच्छी बात है। इसके अलावा व्यक्ति में आपको ये दिखाई देगा कि संबंधों को लेकर कोई बहुत ज्यादा वो नहीं है, वो लगाव नहीं है, संबंधहीनता है। क्या है? संबंधहीनता है। इसके अलावा अकेलापन है, ये सारी चीज दिखाई देंगी। संबंधहीनता, संबंधहीनता है, अकेलापन है, और व्यक्ति खुद को खोजने का प्रयास कर रहा है। व्यक्ति खुद को खोजने का प्रयास कर रहा है कि मैं कहां हूं, मेरा भी कुछ वजूद है या नहीं है। क्यों? क्योंकि जब वो गांव में था तो यही सारी चीजें उसके पास थीं, उसको लोग पहचानते थे कि चंदन नाम का व्यक्ति है, और हर तरीके से उसको इस बात का संतोष होता था कि चलो लोग मुझे कम से कम जानते तो हैं। लेकिन बड़े शहर में आकर वो अपने इसी परिवेश को ढूंढ रहा था, जो उसको गांव में मिल रहा था वो उसको शहर में ढूंढ रहा था। लेकिन ये तो शहर ठहरा, यहां भावनाएं नहीं है, यहां संबंधों में एक दूसरे के आधार देखे जाते हैं, यहां संबंधों में पैसा देखा जाता है। तो गलत जगह वो गलत चीज ढूंढ रहा है। ठीक है? बड़े शहर में लोग आते क्यों हैं? रोजगार की तलाश में, अवसरों की तलाश में, अवसर मिले, रोजगार मिले। और रोजगार और अवसर की तलाश में जैसे ही व्यक्ति बड़े शहर की तरफ आता है तो उससे बड़े शहरों में सबसे पहली चीज तो ये मिलती है कि असहजता मिलती है। कोई सहज नहीं मिलेगा, सब असहज। एक सामान्य सा उदाहरण बताता हूं। आप मेट्रो में चढ़े, थोड़ा सा भी आप अगल बगल एक दूसरे के हैं खड़े, अगर आपका जो गलती से भी हाथ इधर उधर हो गया, हो सकता है कि आप बहुत अच्छे हो, बहुत ठीक हो, उसके बाद भी आपसे महिला लड़ जाएगी। इतना संबंधों में असहजता है, कोई किसी को 1% भी बर्दाश्त करने को राजी नहीं है। असहज हैं लोग, संबंधहीन हैं, चूंकि संबंधों में है नहीं, संबंधों को लेकर कोई बहुत ज्यादा उनके मन में मजबूती का भाव नहीं है, और व्यक्ति निरर्थक जीवन जिए जा रहा है, जिए जा रहा है, जिए जा रहा है। वही मेट्रो, सवेरे चढ़े फिर रात को फिर वही मेट्रो। क्या क्या है यहां पर? असहज जीवन है। जो बड़े शहर में लोग हैं उनका जीवन कैसा है? असहज है। पहली चीज तो ये दिखाई देगी आपको। सहज क्या होता है? अरे सिंपल आदमी होना चाहिए, कहीं आराम से। अरे आप मान लो कि बहुत बड़े आदमी हो, क्या मतलब है आपका? कहीं खड़े हो जाइए, बैठ जाइए, किसी से भी बात कर लीजिए, कोई आपको अजनबी ना लगे।
असहज यहां का व्यक्ति है, शहरों का व्यक्ति असहज है, बड़े शहरों का खास तौर पर। इसके अलावा और क्या है? संबंधहीन है। क्या है? संबंधहीन है। और निरर्थक जीवन जी रहा। इसका कोई मतलब नहीं है। क्या अर्थ है? निरर्थक जीवन जिए जा रहा है। आया क्यों था शहर में? रोजगार और अवसर के लिए। क्यों आया था बड़े शहर में? रोजगार चाहिए उसे और उसे बड़े अवसर चाहिए, ये दोनों मिले उसे। लेकिन जो इसके बदले में उसको जो गिफ्ट मिला वो ये सब मिला। रोजगार मिल गया, कुछ तो गिफ्ट तो मिलेगा ही ना। गिफ्ट ये है संबंधहीनता, अकेलापन, व्यक्ति अपने आप को ही ढूंढ रहा है, खोज रहा है। किसी को देखकर उसके मन में कोई शांति नहीं है, समस्या है। इसी पक्ष को उठाया गया है इस कहानी में। दिल्ली एक महानगर, इस महानगर में अकेलापन है तो लाखों की भीड़। हम यहां खड़े हो जाएं मुखर्जी नगर में तो कई लाख लोग निकल जाएंगे, कोई किसी को पहचान नहीं रहा है, कोई किसी को मतलब नहीं किसी से। इस कहानी का अगर आप सबसे बड़ा जो विषय समझने का प्रयास करें तो व्यक्ति का पहचान का संकट है। क्या है? पहचान का संकट है। इतनी बातें हो गई, नोट कर लिया। अगर हम मूल क्या है इसमें? पहचान का संकट, पहचान की समस्या। आप सब यहां पर क्यों बैठे हो? इसी पहचान के लिए कि कुलदीप नाम के व्यक्ति एक अधिकारी हो जाए, जैसे ऋचा हो जाए, वंदिता हो जाए, आप सब हो जाए, वीआईपी है, जितने भी लोग हैं। पहचान के लिए सभी लोग मर रहे हैं, पहचान का संकट है। इसीलिए अगर आप देखेंगे तो बड़े बड़े जो समाज शास्त्री हुए हैं, जिन्होंने समाज का अध्ययन किया, और समाज का अध्ययन करने के बाद उन्होंने ये कहा कि बड़े शहरों में व्यक्ति भीड़ में भी अकेला है। भीड़ बहुत सारी है, तुम्हारे आजू बाजू भीड़ ही भीड़ है, लेकिन कोई नहीं है तुम्हारा। तो बड़े शहरों में भीड़ में अकेला है चंदर। चंदर के आसपास सैकड़ों लोग आते हैं, जाते हैं, पर उसे कोई नहीं जानता, न उसे कोई पहचानता है। और तब उसे अपने शहर की याद आती है कि क्या इलाहाबाद था, क्या उस शहर में अपनी पहचान थी, उस शहर की क्या अपनी रवायत थी, क्या अपनापन था। वो सब उसको याद आता है कि जब वो याद करता है कि जब वो गंगा नदी के किनारे सुनसान में भी निकलता था, तब भी कोई अनजान व्यक्ति भी मिलता था तो उसकी आंखों में एक अपनापन मिलता था। जब वो इलाहाबाद से आया तो वो अगर कहीं अलग भी गया, वो गंगा नदी के किनारे गया, तो वहां जो अनजान व्यक्ति भी मिलता था तो उसकी आंखों में अपनापन था, एक अपनत्व का भाव था। लेकिन क्या वो भाव यहां पर है? वो अपनत्व यहां पर मिल पा रहा है? तो ये चीज उसको पीड़ा दे रही है, ये चीज उसको समस्या दे रही है। फिर इसी बात को वो यहां पर अपनी राजधानी से जोड़ता है कि क्या राजधानी में जहां सब अपना है, अपने देश का है, पर कुछ भी अपना नहीं, सब अपना है, अपने देश का है, पर कुछ भी अपना नहीं, अपने देश का नहीं, मतलब इलाहाबाद का नहीं। ये एक बड़ी बात है। वो कंपेयर कर रहा है कि इलाहाबाद में क्या था, यहां क्या है। इसके अलावा कुछ ऐसे स्थान आते हैं जहां पर चंदर अपनी पहचान पूछता है कि मेरी पहचान क्या है।
अपना परिचय मांगता है। समस्या यह है कि वो जिसके साथ भी है बड़े शहरों में, वो संबंध नहीं रखना चाहता या संबंध को बहुत बेहतर नहीं रखना चाहता। समस्या यह है कि बड़े शहरों में लोग साथ में रहकर भी संवादहीनता के शिकार हैं। क्या मतलब समझ पाए? बड़े शहरों में लोग साथ में हैं कहने को, लेकिन संवाद नहीं है, संवादहीनता है। और एक बात अगर आप देखें तो एक एग्जाम्पल आता है कि सब जानना चाहते हैं कि बस कब तक आएगी। वो बस स्टॉप पे खड़ा है, सब जानना चाहते हैं कि बस कब तक आएगी, लेकिन कोई किसी से नहीं पूछ रहा है कि बस कब तक आएगी। डर है ना यहां एक दूसरे को सबसे, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैं इनसे बात करूं कल कोई दिक्कत हो जाए। कोई किसी से बात नहीं करना चाह रहा। कभी कभी चंदर ये चाहता है कि वो तन्हाई में जाकर अकेले में बैठे, लेकिन वहां पर भी तन्हाई में भी कोई अपनापन नहीं दिखाई देता, अकेलेपन में भी अकेलापन नहीं है। यह समस्या है इसके सामने, क्योंकि हर 10 मिनट पर पुलिस का एक आदमी उसके सामने से गुजरता है और इस भाव से देखता है कि वो कितना अजनबी है यहां। मतलब वो अकेलापन भी ढूंढ रहा है, उसमें भी अकेलापन नहीं है। पहचान। बड़े शहर में एक समस्या और आपको दिखाई देगी। तो अभी तक आपने देखा कि सबसे बड़ी समस्या क्या है? पहचान का संकट। इसके अलावा आपने और क्या देखा? अकेलापन। अकेलापन। अकेलापन में एक आपने एग्जाम्पल देखा कि बस स्टैंड पे कोई किसी से नहीं पूछ रहा है, कब बस आएगी कब जाएगी कुछ मतलब नहीं, सबको जाना है लेकिन कोई किसी से बात नहीं कर रहा। और तीसरी बात यहां पर एक आती है कि मध्यम व्यक्ति, जो मध्यम वर्ग का व्यक्ति है, वो अपनी पहचान से ही वंचित है। उसकी क्या पहचान है वो अपने आप को भी नहीं पहचानता। मतलब खुद की पहचान नहीं है, यहां पर स्वयं की पहचान नहीं है, स्वयं की पहचान नहीं है। इसके लिए एक शब्द यूज होता है, आत्मनिर्वासन। 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 आत्मनिर्वासन, इसी को अजनबीपन भी कहते हैं। हाँ, इसी को अगर आप कहें सेल्फ एलिएशन भी कहते हैं। सेल्फ एलिएशन है ना, आत्मनिर्वासन। ये क्या है? इसका मतलब कि व्यक्ति न सिर्फ दूसरों की पहचान से वंचित है, बल्कि खुद की भी पहचान से वंचित है। दूसरे भी न पहचाने, दूसरे भी न पहचाने आपको, और स्वयं भी आप अपने आप को न पहचाने, स्वयं भी न पहचाने। दोनों ही रास्ते हैं कि कोई दूसरा व्यक्ति भी आपको नहीं जानता कि आप कौन हैं, और स्वयं भी आप अपने आप को नहीं जानते कि आप कौन हैं। यह है आत्मनिर्वासन। कमलेश्वर की ये जो कहानी है खोई हुई दिशाएं, इसमें इसी आत्मनिर्वासन को दिखाया गया है मूलतः। एक जगह वो खुद भी लिखते हैं कि अभी अचानक ही चंदर को ये लगा कि एक अरसा हो गया, एक जमाना गुजर गया कि वह खुद से भी अपने आप को नहीं मिल पाया, कि एक अरसा हो गया कि वो खुद से भी स्वयं को नहीं मिला पाया कि वो क्या है। अपने से बात करने का वक्त भी नहीं मिल पाया। न जाने क्यों मन अपने से मिलने में घबराता है, रह रहकर कतराता है। कमलेश्वर लिखते हैं कि न जाने मन क्यों अपने आप से ही बहुत ज्यादा घबरा रहा है, खुद से भी नहीं बात कर पा रहे हैं, और खुद से न बात करने के लिए कतरा रहा है। बचना, कतराना। इसके अलावा और क्या समस्या आती है? मानसिक तनाव।
सारी समस्याओं के पीछे मानसिक तनाव, मानसिक तनाव आपको दिखाई देगा कि क्या है मानसिक तनाव। अगर आप मानसिक तनाव को देखें, मानसिक तनाव एक ऐसा तनाव होता है कि बिना शारीरिक श्रम किए ही आप तन और मन दोनों से थक जाते हैं। ऐसा लगता है कि कोई आपको निचोड़ चुका है। इसीलिए मानसिक मेहनत करने वाले लोग अक्सर ज्यादा थक जाते हैं शारीरिक मेहनत करने वाले लोगों से। यह है मानसिक तनाव। हमेशा वो व्यक्ति अपने मानसिक तनाव के कारण थकान, उबन, हारा हुआ सा, टूटता हुआ सा, अवसाद में अपने आप को पाएगा। मानसिक तनाव इतना खतरनाक होता है। अगर आप देखेंगे कि चंद्र के अंदर भी इसी तरह की थकान है, मानसिक थकान है। थकान से उसके पैर जवाब दे रहे हैं। एक एग्जाम्पल आता है, थकान से उसके पैर जवाब दे रहे हैं। कहीं दूर भी वो नहीं गया था अभी, जैसे उसने चलना शुरू किया लेकिन वो थक गया। थकान से ही उसके पैर जवाब दे रहे हैं। फिर भी थकान सारे शरीर में है। चला भी नहीं ज्यादा, लेकिन पूरी शरीर थकी हुई सी लग रही है। दिल दिमाग इतना ज्यादा थक गया है कि लगता है कि वह थकान धीरे धीरे उतरकर उसके शरीर में फैलती जा रही है। अगर आप दिल और अपने दिमाग से थक गए तो हमेशा थके हुए रहेंगे, हमेशा समस्या में रहेंगे। और वो समस्या इतनी खतरनाक होगी कि आपको बिना शारीरिक श्रम करने पे भी जितनी थकान नहीं होगी, उससे बहुत ज्यादा थकान आपको मानसिक श्रम करने से होगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत मेहनत करने वाले लोग बहुत ज्यादा फिट भी रहते हैं और उनके अंदर बहुत ज्यादा समस्या नहीं है, जो लोग अच्छी शारीरिक श्रम करते हैं। ठीक है। और यहां पर इसी बात को साफ तरीके से दिखाया गया है, इसी दर्द को उकेरा गया है। दर्द क्या है कि शहर के आदमी के पास भावनाओं की कमी है। व्यक्ति अपने जीवन में खूब उपलब्धियां चाहता है कि ज्यादा ज्यादा उपलब्धि मिले, ज्यादा ज्यादा उसे सफलता मिले। इसी प्रक्रिया को फॉलो करते 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 वो नकली व्यक्ति बनता जाता है। एक नकली व्यक्ति, एक दिखावटी व्यक्ति। चंद्र कहता है कि शहर की जो माताएं हैं उनके अंदर मातृत्व की भी सहज भावनाएं नहीं दिखती मुझे। शहर में माताएं भी आर्टिफिशियल आपको दिखाई देंगे। गांव की मम्मी अलग हैं, छोटे शहर की मम्मी भी अलग हैं, बड़े शहर की मम्मी अलग हैं। वो मम्मी है, मॉम है, और मॉम की स्थितियां अलग हो जाती हैं। क्या करती हैं मॉम? चंद्र एक जगह ये बोलता है, वह सोचता है कि बच्चों की शक्लें और जो शरारतें हैं वो तो बहुत पहचानी हुई सी लगती हैं, पर गोलगप्पे खाते हुई उनकी मम्मी अजनबी लगती है मुझे। गोलगप्पे खा रही हैं लेकिन वो अजनबी सी लगती हैं। क्यों? क्योंकि उनकी आंखों में मासूमियत नहीं दिखता और उनकी आंखों में बच्चों के लिए जो प्यार होना चाहिए, जो गरिमा होनी चाहिए, वो नहीं दिखती। ममता नहीं दिख रही। आर्टिफिशियल मम्मी है ना। अभी उनको ब्यूटी पार्लर भी जाना है, समय कहां है उनके पास? किटी पार्टी शाम को अटेंड करना है। इस बात को वो समझाते हैं और वो बोलते हैं कि उनके शरीर में मातृत्व का सौंदर्य और अभिमान नहीं है। एक मां बनने का अभिमान जो होता है, जो सौंदर्य होता है, वो नहीं है। वो बचती हैं कि मम्मी कोई कह न दे मुझको कि ये इनका तो कोई बच्चा भी है। कोई कुछ नहीं बताना चाहता है मेरे कितने बच्चे हैं शहर में, चुपचाप रहो। तो लेखक ये कह रहा है कि उनके शरीर में मातृत्व का सौंदर्य भी नहीं दिखाई देता और एक अभिमान जो होता है वो अभिमान भी नहीं दिखता। इस तरह की मां है। वो गोलगप्पे खा रही हैं, हाँ, वो अपने में ही व्यस्त है।
उनके पास कोई और काम नहीं बचे। एक तरीके का अजनबीपन है उनकी आंखों में भी। जो बच्चों को जितना प्यार, जितना ममत्व मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। उसमें सिर्फ एक खुमार है, इन महिलाओं में सिर्फ एक खुमारी है कि हाँ ठीक है, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, घूमने को मिल रहा है, बढ़िया, चलो गाड़ी निकालो, अब आज हम घूमने चलेंगे, आज हम पिज्जा खाएंगे, ये सारी चीजें दिखती हैं। और ये लेखक कह भी रहे हैं कि उसमें सिर्फ एक खुमार है, और ये बहुत जो बेईमानी सा लगता है, पिटी हुई ललकार है ये। मतलब पिटी हुई ललकार का मतलब ये हो गया कि इसका मतलब कुछ नहीं है, लेकिन एक ललकार हो रही है कि नहीं सब अच्छा है, जिसे न तो नकारा जा सकता है और ना ही स्वीकारा जा सकता है। लेखक कह रहा है कि अब ऐसी माताओं का क्या करें, ना तो उनको मैं नकार पा रहा हूं, ना तो मैं उनको स्वीकार कर पा रहा हूं। गांव की माता होती है, छोटे शहरों की माता होती हैं, अपने अपने बच्चों की अगर आप देखेंगे तो खूब सेवा करती है, खूब मालिश करेंगी, 4 बार 5 बार 6 बार, संतोष नहीं होता उनको। शहर की मम्मी, उनका टाइम नहीं है, टाइम ही नहीं है। शहर की मम्मी तो शहर की मम्मी होती है, गांव की मम्मी गांव। इसीलिए जो गांव के बच्चे होते आप ये देखेंगे कि वो स्ट्रांग होते हैं। यहां लोग छोटेपन से उनको सेरेलैक खिलाना शुरू कर देंगे। हाँ हाँ, ये है इस कहानी का संवेदना पक्ष। लेखक ने सबके ऊपर एक अच्छी बात की है। जो शिल्प पक्ष की बात करें अगर आप, कि शिल्प पक्ष क्या है इसका, तो अगर आप देखें तो नई कहानी की जो भी संवेदनाएं हो सकती हैं, उस सारी संवेदनाओं का एक बेहतर रूप आपको खोई हुई दिशाओं में मिलेगा। उसी तरह से शिल्प पक्ष का भी एक बेहतर रूप इस कहानी में मिलता है। खोई हुई दिशाएं शिल्प के ढांचे का भी एक पूरा जो प्रतिनिधित्व करती है, कि उस समय अगर आप देखें तो एक दुनिया समानांतर की जितनी कहानियां हैं, उसके शिल्प की बात करें तो खोई हुई दिशाओं का शिल्प भी बहुत बेहतर है। बहुत अच्छे तरीके से इसमें चीजों को प्रस्तुत किया गया है। क्या है इसके शिल्प की सबसे बड़ी जो विशेषता क्या है? कथानक टूटा हुआ है, बंधा हुआ नहीं है। कहानियों में जब कथानक बहुत ज्यादा टूट जाए तो वो भी एक विशेषता मानी जाती है, कथानक का टूटना। तो खोई हुई दिशाएं अपने आप में टूटी हुई है, कथानक टूट चुका है। यहां ना तो जो चरित्र ज्यादा हैं, इतने चरित्र आपको खूब याद हो जाएगा, चंदर, इंदिरा, जो निर्मला और उसका दोस्त आनंद, इतने ही चरित्र हैं। अब आप ये देखिए कि यहां पर ना तो जो चरित्र ज्यादा हैं, न घटनाएं ज्यादा हैं, न कोई घटनाओं की श्रृंखला आपको दिखाई देती है। एक शाम से एक रात की कहानी है, केवल एक शाम से एक रात की कहानी है, जिसमें 5 घंटे का ही जीवन दिखाया गया है। 5 से 6 घंटे के जीवन में पूरी कहानी पूरी कर दी गई। न कोई आरंभ है, न कोई मध्य है, न कोई अंत है। कुछ भी इसका आपको समझ में नहीं आएगा। आरंभ क्यों हुई, इसका मध्य क्या है, इसका अंत क्या है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कहानी कौन से उद्देश्य को लेकर चली है, यह भी समझ में नहीं आएगा। अंत में कहानी कहां पहुंचती है, यह भी नहीं समझ में आएगा। कहानी कहां लेकर जा रही है कुछ पता नहीं है, लेकिन कहानी है ये। यही इसकी विशेषता है, यही इसकी विशेषता है। सिर्फ कुछ स्थितियों का वर्णन किया गया है। स्थितियां, मार्क्स कहता है स्थितियां ही महत्वपूर्ण होती है। स्थितियों का वर्णन किया गया है। और अगर आप देखें तो पहले की कहानियों से ये कहानी इसलिए अलग है कि यहां पर कहानियां पूरी तरह से बिखरी हुई, कथानक टूटा हुआ है। ये इसकी पहली विशेषता जो शिल्प के आधार पर आप समझ सकते हैं। दूसरी, चरित्र योजना के आधार पर देखें, अस्तित्ववाद का समय है। अस्तित्ववाद का मतलब मैंने आपको बताया कि मानव बहुत छोटा हो गया, मानव के हाथ में कुछ नहीं है, मानव लघु मानव है, उसके अस्तित्व का ही कुछ भी पता नहीं है। नई कहानियों में जो भी चरित्र हैं वो अपनी स्थितियों को नहीं बदल सकते,
नायक कौन सा होता है? जो अपनी स्थितियों को चेंज कर दे। लेकिन जो नई कहानियां हैं उसमें नायक अपनी स्थितियों को झेल रहा है, बदल नहीं पा रहा है। खोई हुई दिशाओं में यही आपको दिखाई देगा। चंदर स्थितियों को बदल नहीं पाया। जो स्थिति है उसे झेलने के लिए वो विवश है, उसे झेलना ही पड़ेगा। उसके हाथ कुछ भी नहीं है, वो स्थितियों का कठपुतली है। जैसी स्थितियां होंगी वैसा ही वो करेगा। तो यहां आप देखेंगे कि इस कहानी में ना तो कोई खलनायक है, ना तो कोई नायक है, बल्कि यहां पर स्थितियां ही महान है। क्या महान है? स्थितियां ही महान है। शहर की स्थितियां ही ऐसी हैं। काजल की कोठरी में अगर कोई उतरेगा तो कालिक तो लगेगी ना साहब। शहर में कोई आ जाए वो संबंधहीनता का शिकार होगा ही होगा। पहचान का संकट उसके सामने आएगा ही आएगा। और अंततः हर व्यक्ति अपनी लड़ाई में अगर आप देखें तो हार जाने के लिए विवश है। सफल हो गए लेकिन कोई पहचान नहीं रहा। दुनिया की आंखों में अपने लिए अजनबीपन है। ये हार है आपकी। चंदर न अपनी स्थितियों को बदल पाया, न स्वयं को बदल पाया, न इंद्रा को बदल पाया, न अपनी पत्नी को बदल पाया, किसी को बदल नहीं पाया, न खुद को बदल पाया। 3 महीने पहले वो इंद्रा से मिला था। इंद्रा सब कुछ जानती थी, लेकिन फिर भी इंद्रा ने उसके साथ मेहमान नवाजी की। और ये जो कहानी में है जितने भी चरित्र बिल्कुल सहज हैं, स्वाभाविक हैं। और ये चरित्र लेखक ने नहीं गढ़े हैं, ये चरित्र शहर ने गढ़े हैं। किसने गढ़े हैं? शहर का आदमी ऐसा होता ही है। चेक कर लो ना आप तो खुद भी एक जो महानगर में हो, एक प्रयोगशाला में आप खुद बैठे हो, आप चेक करके देख लो कि शहर में हर व्यक्ति अपने आप से कैसे अलग है। भाषा शैली कैसी है इसकी? भाषा शैली के स्तर पे अगर आप देखेंगे तो यह कहानी कविता जैसा प्रभाव धारण करती है। कविताओं जैसे भाव इसमें आते हैं। इसमें अगर आप जो शब्दावली की बात करें तो कोई भी वर्जना नहीं की गई है। किसी चीज का निषेध नहीं किया गया कि इंग्लिश यूज मत करिए, इसको हर चीज आपको दिखेगी। जैसे अगर आप देखें तो कहानी में कहीं कहीं अंग्रेजी का बड़ा प्रयोग किया गया। आप एक दुनिया समानांतर को ले लेंगे और जो पहली कहानी, अब इसके बाद आप पढ़ेंगे अपने से, अभी तो मैंने इसका पूरा वो बता दिया, अब आपको और अच्छे समझ में आएगी। क्या इसमें आता है? प्लीज इफ यू डोंट माइंड, कुछ पैसे हैं क्या? यूज कर रहा है लेखक इंग्लिश के शब्दावली को, लेकिन वो हिंदी में ही लिखा है। कहीं कहीं एकदम पंजाबी वाक्यों को यूज कर लिया गया है, जिससे जहां जैसा भाव उत्पन्न करना है वो चीजें सामने आ जाए। ठीक है। इसके अलावा भाषा के स्तर पे उपमाओं का प्रयोग है। उपमाएं कहीं दिखती हैं। जैसे उपमाएं क्या हैं? रेगिस्तान की तरफ फैली है ये तन्हाई। मेरी तन्हाई कैसी है? रेगिस्तान में जैसे एकदम वीराना हो जाता है, वैसी ही मेरी तन्हाई है। दुनिया में हर व्यक्ति तन्हाई में जी रहा है, ऐसी तन्हाई। ये क्या है? उपमा है। तन्हाइयों, इसके अलावा अनजान सागर तटों की खामोशी और सूनापन। जो सागर है वो अनजान है, अनजान सागर का सूनापन। अनजान सागर पे अगर आप जाएं तो एक आपको सूनापन दिखाई देगा, खामोशी दिखाई देगी। ये लगेगा यार कुछ भी नहीं है दुनिया में, है ही नहीं कुछ दुनिया में। ये चीज, आप समुद्र के किनारे जाइए, आपको लगेगा क्या है, कहां से इतना बड़ा समुद्र बना? तो अनजान सागर तटों की खामोशी और सूनापन। इसके अलावा उपमाओं का प्रयोग और कहां दिखता है? एक जगह आता है कि बत्तियों की आंखें लाल पीली हो रही हैं। कि बत्तियों की जो आंखें हैं वो लाल पीली हो रही हैं। इसके अलावा
कई प्रतीकों का भी प्रयोग किया गया है। क्या प्रतीकों का प्रयोग हुआ है? कि उसमें सिर्फ एक खुमार है और एक बहुत बेईमानी और पिटी हुई ललकार है। ये महिलाओं के बारे में कह रहे हैं, जो ऐसी माताएं हैं शहर की, जिसे ना तो नकारा जा सकता है और ना ही स्वीकारा जा सकता है। व्यंग्य का भी प्रयोग किया गया है, व्यंग्य की भाषा का भी प्रयोग है। किसी के देखने में कोई मतलब नहीं है, कोई देख रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, आंखें हैं इसलिए देखना पड़ता है। किसी के देखने में कोई मतलब नहीं, मेरे पास आंखें हैं इसलिए देखना पड़ रहा है, अगर न होती तो कोई सवाल ही नहीं उठता मैं किसी को देखता। इसका मतलब क्या हुआ? अनजान लोग आपको जो देख रहे हैं वो आंखें हैं इसलिए देख रहे हैं, अगर न होती तो आपको देखते भी नहीं। इसीलिए खोई हुई दिशाओं को अगर आप देखेंगे तो एक वातावरण प्रधान कहानी है, वातावरण को इसने दिखाया है। इस कहानी के केंद्र में ना तो कोई नायक है, ना कोई खलनायक है, ना कोई घटना है, ना कोई उद्देश्य है, बल्कि लेखक ने शहर के बाहरी वातावरण को दिखाया है कि शहर का वातावरण कैसा है, इस वातावरण से कैसे भाव उत्पन्न होते हैं, कैसे मानसिक तनाव पैदा होता है। उस मानसिक तनाव को लेखक ने बड़े ईमानदारी से प्रस्तुत किया है, बेहतर तरीके से। इसीलिए आप देखेंगे कि नई कहानी आंदोलन में वातावरण प्रधान जो कहानियां हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, और उसमें सबसे बेहतर कहानी मानी जाती है खोई हुई दिशाएं। क्या समझ में आई आपको खोई हुई दिशाएं? बोलो। तो एक प्रश्न लिखिए अब तुरंत यहीं पे। खोई हुई दिशाएं, खोई हुई दिशाएं एक दुनिया समानांतर की, एक दुनिया समानांतर की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में गिनी जाती हैं। इसकी मूल संवेदना, इसकी मूल संवेदना और शिल्प, इसकी मूल संवेदना और शिल्प नई कहानी का पूर्ण प्रतिनिधित्व करता है, नई कहानी का पूर्ण प्रतिनिधित्व करता है, और शिल्प नई कहानी का पूर्ण प्रतिनिधित्व करता है। स्पष्ट कीजिए। बोलिए। हाँ लिखिए तुरंत, फिर हम अगली कहानी पे चलेंगे। अगली कहानी बहुत और अच्छी है। एक और जिंदगी मुझे दे दो मालिक, एक और जिंदगी। कहानियों से आपको शिक्षा बहुत मिलेगी। क्यों? कहानियों से शिक्षा बहुत मिलेगी। सबको प्रश्न आ गया समझ में ना? बहुत आसान सा प्रश्न है।
6 मिनट और है, जल्दी से करिए। एक और जिंदगी। मोहन राकेश। एक और जिंदगी, मोहन राकेश। कोई नहीं, दे दो दे दो, कोई नहीं, ठीक है, बस बंद करो, हो गया। लो, इसने जहां तक लिखा, चलिए, आपका प्रयास सराहनीय है। अगली कहानी है एक और जिंदगी। लोग कहते हैं कि जिंदगी मिले ना दोबारा, एक और जिंदगी। एक और जिंदगी एक ऐसी कहानी है मोहन राकेश की, जहां अगर हम देखें तो मोहन राकेश ये बताना चाह रहे हैं कि भाई उनके ऊपर, अगर आप देखें तो मोहन राकेश नाटक के बहुत बड़े जादूगर हैं। इनका एक नाटक आपको पढ़ना, आषाढ़ का एक दिन, जब आप पढ़ेंगे तो उसमें जो मल्लिका है वो कहती उन्होंने दांतों से छुआ होगा,
छीला होगा। शब्द ऐसे ऐसे जादूगर हैं तो। और एक चीज खुद भी मोहन राकेश कहते हैं कि मेरी कहानियां पुरुष और स्त्री के बदलते संबंधों को केंद्र में रखती हैं। क्या कहते हैं मोहन राकेश? कि मेरी कहानियां पुरुष और स्त्री के बदलते हुए संबंधों और विखंडित होते हुए परिवारों की अधूरेपन की कहानियां हैं। मेरी कहानियां स्त्री पुरुष के जो संबंध हैं उनको देखती हैं। स्त्री पुरुष के संबंध हैं इसमें, इनकी कहानियों में। स्त्री पुरुष, ये खुद भी इस बात को कह देते हैं, स्त्री पुरुष के संबंधों को, ठीक है। और अगर हम बात करें तो टूटते हुए, जो विखंडित होते हुए परिवारों के अधूरेपन की कहानी है। विखंडित होते हुए परिवारों के अधूरेपन की कहानी है। मेरी कहानियां कैसी हैं? जहां स्त्री पुरुष के जो संबंध होंगे, कि ऐसे संबंध होंगे जहां स्त्री पुरुष के बीच में समस्याएं होंगी, ठीक है। इसके अलावा वहां पर विखंडित ऐसे परिवार होंगे जहां पर संबंधों के खराब होने के बाद जो स्थितियां पैदा हुई होंगी उसको दिखाया गया है। और ऐसे व्यक्तियों की कहानियां होंगी जो अपने जीवन में त्रासदी को झेल रहे होंगे, जो अपने जीवन में त्रासदी को झेल रहे होंगे। क्या है भैया ये सारा मामला? कहानी बड़ी गंभीर है। एक और जिंदगी मांग रहा है लेखक कि इस जिंदगी में संतुष्टि नहीं मिली, एक दूसरी दे दो भगवान। एक में ऐसी मिल गई है या ऐसा मिल गया है कि जीने नहीं दे रहा है, इसलिए एक दूसरी दे दो जिसमें दूसरा विकल्प मिले। लेकिन जब व्यक्ति दूसरे विकल्प की तरफ भी आगे बढ़ता है तो पता चलता है कि दूसरा विकल्प तो और गड़बड़ निकल गया। अब करें क्या? मोहन राकेश इसी बात को समझा रहे हैं कि कैसे निर्णय लिया जाए। अगर निर्णय ले लें तो क्या होता है। इनकी कहानियों का मूल विषय क्या है? स्त्री और पुरुष के संबंध। स्त्री और पुरुष के संबंध उस समय से बिगड़ने लगे जैसे ही महिलाओं ने बराबरी की बात करना शुरू किया, शिक्षा प्राप्त करना शुरू किया। वैसे ही आजादी के बाद धीरे धीरे अगर आप देखेंगे तो महिला और पुरुष के संबंध में बहुत तेजी से जो बदलाव आए, बिखराव आया, उसके पीछे की बहुत सारी वजह है। इसी कहानी को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक और जिंदगी। हो गया? लोग कहते हैं जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, कि जिंदगी हमें दोबारा ना मिलेगी, इसलिए जो मिला है उसी में जो मिलना है, जो जुलना है, सब इसी में हमें प्राप्त करना है। हो गया? मूल कहानी क्या है? एक व्यक्ति है जिसका नाम है प्रकाश। प्रकाश नाम का एक व्यक्ति है। अभी आपने देखा था कि इनकी कहानियों में एक ऐसा व्यक्ति होगा जो संबंधों की त्रासदी झेल रहा होगा। तो त्रासदी झेलने वाला व्यक्ति कौन है? प्रकाश है। क्या इनके जीवन में त्रासदी है? और इस बात को समझना है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो मिस्टर प्रकाश हैं उनका विवाह अभी कुछ साल पहले हुआ, और जिससे हुआ उन महिला का नाम है बीना।
बीना से विवाह हुआ, और जब बीना से विवाह हुआ तो विवाह के थोड़े समय के बाद ही प्रकाश और बीना के बीच में संबंध ठीक नहीं चलने लगे। होता ही है आमतौर पे, अगर आप देखेंगे तो शादी के शुरुआती समय में बहुत ज्यादा विवाद होते हैं। एकदम नई नई शादी जब होगी तो शुरुआत के 1 साल बहुत विवाद होता है। उसके पीछे समस्या क्या है? उस समय बहुत सारे लोग नहीं संभाल पाते, कुछ लोग खींच ले जाते हैं, फिर आगे बढ़ जाती है शादी। और जो लोग नहीं संभाल पाते उसमें 2 फैक्टर काम करते। एक तो समय नहीं है और आप नौकरी में हैं तो बिल्कुल विवाह नहीं चल पाएगा। अब यहां समस्या यही है, विवाह हो गया लेकिन विवाह के बाद महिला और पुरुष के बीच में इसलिए समस्या है कि दोनों एक ही धरातल पर हैं, बौद्धिक स्तर पर। कोई किसी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। किसी ने कहा कि ऐसा मुझे जानती नहीं हो, उसने कहा तुम मुझे नहीं जानते हो, तुम जितने बड़े तुर्रम खां हो ना, हम बहुत देखे हैं, ऐसे ही नहीं इंजीनियरिंग करके आए हैं, बीटेक करके। मजाक मत करो हमसे, अभी हम नौकरी छोड़ के ही आए हैं, और अगर ज्यादा करोगे अभी नौकरी पकड़ लेंगे कल से जाके। आदमी क्या करेगा फिर? वो दबाव में आ जाता है कि यार ये तो बहुत तेज है। फिर आप कहेंगे कि नहीं ये काम तुमको करना है, सुबह उठना है, तुम क्यों नहीं चाय बना देते सुबह उठ के? हमको भी दे दो 1 कप, अपने भी लो। ये बात पुरुष को नहीं पचती। उसको लगता है कि पत्नी मतलब ये है कि सुबह हम सोए रहें, चाय कप में वहां पे मैडम हमें ला के दे दे, ये चाहता है पुरुष। लेकिन ये संभव हो नहीं पाता। अब समय बदल गया है, कभी आप दे दीजिए चाय तो कभी वो दे दें, तब तो बात बनेगी। पता चले कि हम ही रात दिन सुबह 4 बजे से उठ के, ये समस्या है। दोनों का व्यक्तित्व एक साथ तो जुड़ गए लेकिन दोनों का व्यक्तित्व एक दूसरे के विपरीत है, आकर्षण नहीं है। वो आके बगल में बैठ रहा है तो कह अब हम जा रहे हैं, हमको बात नहीं करनी है तुमसे। भैया तब कैसे संबंध चलेगा? बीना जो प्रकाश के ही समान उसकी शिक्षा दीक्षा है, पढ़ी लिखी है, और बीना के साथ एक बात यह है कि बीना ज्यादा अर्न करती है, ज्यादा कमाती है। एक बात समझ लेना, जब महिला ज्यादा कमाएगी तो पुरुष के लिए बहुत समस्या है। पुरुष ज्यादा कमाए और महिला 1 रुपया ना कमाए तो समस्या नहीं है, लेकिन अगर महिला ज्यादा कमाने लगी और पुरुष कम कमा रहा है तब समझिए उसी दिन से समस्या शुरू। एक मैं एग्जाम्पल बताता हूं। एक व्यक्ति था मुन्ना भैया, हम मुन्ना भैया के नाम लेंगे जिससे आपको समझ में आ जाए। मुन्ना भैया का जो प्रेम था वो प्रेम बहुत पुराना था। मुन्ना भैया का प्रेम था एक टीना नाम की लड़की से। ठीक, मुन्ना भैया टीना को बहुत प्रेम करते थे। टीना बहुत ज्यादा पढ़ी लिखी थी, मुन्ना भैया भी पढ़े थे, एमबीए किए, लेकिन उनका एमबीए और उनके एमबीए में अंतर था। टीना की पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी, बड़े घर की, पढ़ी लिखी, प्रेम था, एक संयोग ये था, प्रेम था। तो प्रेम था तो फिर विद्रोह हुआ। टीना ने विद्रोह कर दिया, नहीं हम इस शादी करें मुन्ना से। मुन्ना शादी हो गई, लेकिन मुन्ना तो मुन्ना ही ठहरे। मुन्ना एक छोटी सी कंपनी में काम करते थे, 18,000 रुपया मिलता था। अब टीना पढ़ी लिखी नहीं ज्यादा, टीना को ऑफर आने लग गया बढ़िया बढ़िया कंपनियों से, ज्यादा पैकेज पे, जो विदेशों से भी ऑफर आने लग गया। अब मुन्ना भैया कहें कि तुमको जो है रात में नहीं आना 1 बजे। अब टीना की मीटिंग है, उनको अपने आप को अवसर देख रही हैं, वो आगे बढ़ने का अवसर, जो विदेश में जाना है, बेल्जियम जाना है, फ्रांस जाना है। अब मुन्ना भैया वहां ऑफिस में अपना मोटरसाइकिल लेके जा रहे हैं। मुन्ना भैया के पास कोई समझ नहीं है। अब मुन्ना भैया की तनख्वाह भी तो नहीं बढ़ पा रही है, और जो पत्नी के खर्च क्या हैं वो ज्यादा हैं। आईफोन है, सिस्टम है, बॉस के साथ भी आ रही हैं कभी कभी। अब मुन्ना भैया को सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है, तो क्या होगा? मुन्ना भैया ने एक दिन लगाए 1 थप्पड़। मुन्ना भैया ने लगाए एक दिन 1 थप्पड़, तो उधर से लगा 2 थप्पड़, क्योंकि लड़की आर्थिक रूप से सक्षम है, अगर तुम ज्यादा करो तो जेल भी भेज देगी। अब फिर लड़की ने यह निर्णय लिया कि मुन्ना हमें और तुमको अलग हो जाना चाहिए।
और दोनों अलग हो गए। वो लड़की तो अपने जीवन में आगे बढ़ गई, लेकिन मुन्ना भैया वहीं उसी चौराहे पे आज भी खड़े हैं, आंखों के नीचे काला। कुछ उनको समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करें, सिगरेट 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 पे सिगरेट पिए जा रहे हैं मुन्ना भैया। उनको और नहीं समझ में आ रहा कि अब क्या करें, लड़की ने ही परित्याग कर दिया। ये है एक व्यक्ति के जीवन के टूटने की कहानी। एक टायर अगर ट्रैक्टर का होगा और एक टायर ऑटो रिक्शा का होगा तो चल नहीं पाएगा। इसीलिए संबंधों में बराबरी होना भी जरूरी है। पुरुष यदि बहुत योग्य है तो उसके साथ महिला चल सकती है, लेकिन अगर कोई महिला बहुत योग्य है तो फिर पुरुष के चलने के लिए या तो वो थोड़ा सा अपनी संभावनाएं बढ़ाए, कुछ अच्छा करके दिखाए तो महिला को समझ में आ जाए, और अगर नहीं कर पा रहा है तो उसकी कहानी मुन्ना भैया की तरह से होगी। मुन्ना भैया उसके बाद दूसरा विवाह करते, लेकिन मुन्ना भैया कोई संतुष्टि नहीं, क्योंकि एक समस्या मुन्ना भैया ने जो देखी वो उनके जीवन को ही समाप्त करने वाली। वो जी भर रहे हैं लेकिन वो जी नहीं पा रहे। टीना है ही नहीं इंडिया में, टीना इटली में है इस समय। टीना एक मल्टीनेशनल कंपनी की बहुत मतलब बड़े लेवल पे अधिकारी हैं, वो कोई मतलब ही नहीं है दुनियादारी का। ये है आज का समय, ठीक। इसलिए हमारी जो बहुत सारी ऐसी विद्यार्थी रहे जो आईएएस हुई, तो मैं उनको पहले, जैसे उनकी शादी हो चुकी है तो उनको हमें समझाना पड़ता है, देखो भैया, हाँ नहीं ऐसा हमको समझाना पड़ा है। हमारी एक विद्यार्थी रही वो आईएएस हैं अभी, तो हमको खूब समझाया। हम कहे देखो ये सब चीज़ें जो है बहुत अच्छी नहीं होती, लेकिन अभी वो ठीक चल रही हैं, अब आगे क्या करेंगे नहीं पता, लेकिन अभी ठीक है। तो फिलहाल यहाँ यही समस्या है प्रकाश और जो बीना के बीच में। अहंकार है दोनों में बहुत दबा के, प्रकाश में भी है इसमें भी है, दोनों में अहंकार। जैसे आपके पास बहुत अच्छी शिक्षा आ जाएगी, उसका दंभ हो जाएगा, ये होता ही है। तुलसीदास जी ने कहा कि प्रभुता पाहि काहे मद नाही, प्रभुता मिले ज्ञान मिले तो मद क्यों ना हो, मद तो होने ही होना है। इस संसार में ऐसा कोई जन्म ही नहीं है जिसको कुछ अच्छी चीज मिल जाए और उससे उसको मद ना हो जाए। अगर सुंदरता मिल जाए तो मद हो जाएगा, दुनिया भसना शुरू कर दे, देखो उनको अच्छी पढ़ाई, अरे इनको क्या आता है, मद। कोई और चीज आपके पास, ये हमारे सामने एक मिनट नहीं टिक सकते, मद। इस कोई संसार में जन्मा नहीं जिसको कुछ अच्छी चीज मिल जाए, शक्ति मिल जाए तो मद ना हो। मद का मतलब होता है अभिमान, घमंड। यहां इन दोनों को अत्यधिक अहंकार है, अपनी शिक्षा का, अपने आप को आगे रखने का। इसी बीच अब इनका संबंध भी आगे बढ़ रहा है, तो एक बेटा हो गया। बेटे का क्या नाम रखा है, पलाश। क्या नाम रखा गया है, पलाश। पलाश, हाँ, एक फूल का भी नाम है। और इसका एक नाम है, शॉर्टकट नेम है पासी। प्रेम नहीं है इन दोनों में। उसके बाद भी एक जो पुत्र हो गए हैं, अब पुत्र तो हो गए लेकिन संबंध जो है सहज नहीं है। आए दिन की लड़ाई, आए दिन का झगड़ा, हम नहीं खर्च करेंगे तुम करो। अगर लड़की कमा रही तो एक पैसा नहीं निकालेगी, एक तुम करो, हम अपने मम्मी की मदद कर देते हैं तो क्या बुराई है। लड़का कहेगा नहीं तुम यहां क्यों नहीं करती हो। अब ये सब समस्या। फिर जो प्रकाश है उसके मन में बहुत सारे संशय खड़े हुए कि है यार इसके साथ तो एक दिन रहना मुश्किल है, इतने साल निकाल दिया मैंने। संशयग्रस्त है, कई साल तक मध्यम वर्ग का आदमी संशयग्रस्त होता है। और वहीं आप देखेंगे उच्च वर्ग का व्यक्ति और निम्न वर्ग का व्यक्ति, एकदम लोअर क्लास, ये सब संशय से मुक्त होते हैं। संशय मुक्त, इनको संशय नहीं है। नीचे वाले की अगर जो है अपने पति से नहीं पिट रही है तो इतना पीटेगी अपने पति को कि पूछिए मत। जाके झुग्गी झोपड़ी देख लो, रोज रोज मार खाते वहां पति या पत्नी मार खाती, या तो वो सब वहां पे कोई किसी का कोई जो सम्मान नहीं बचाता है।
कहें गलती की तो पीटूं, ये रोज यही काम करता है, आज इसको सब मिल के मारेंगे। तो उच्च वर्ग में क्या है, मैडम है उनको, अभी किटी पार्टी करके आई हैं, 1000-10,000 रुपया तुरंत फूंक देती हैं, तुरंत अगर कुछ बोला पति तो कहे 2-3 थप्पड़ हम भी मारेंगे, अभी आज ही ले लो तलाक। उसको भी पता है कि अभी हमने ऐसा काम किया तो आधी संपत्ति ले लेगी। संपत्ति भी 1-2 हजार करोड़ की नहीं है, 6,000 करोड़ की है। तो हमेशा दबता रहता है, मैडम जो तुम्हारा मन करे वही करो। अपर क्लास और लोअर क्लास में कोई 1 मिनट का संशय नहीं रखेगा। नई बात बन रही है, कोई समस्या नहीं, तुम अपने रास्ते में अपने रास्ते, हमारा ये बनता है इतना दे दो, हम अपना निकल जा रहे हैं, कोई समस्या नहीं। जो लोअर क्लास में तुम सिगरेट पी रहे हो तो बीड़ी पिएगी, कोई समस्या नहीं है। तुम गुटखा खा रहे हो, वो पुकार खाना शुरू कर देगी, मतलब कोई समस्या नहीं है। सारी समस्या है यहां पर मध्यम वर्ग में। कई साल तक ये एकदम नहीं, अब मैं बीना के साथ नहीं रह पाऊंगा। अरे नहीं रह पाओगे, इतना साल क्यों बेकार कर दिया उसका और अपना। बीना के साथ नहीं रह पाऊंगा, सहज नहीं हो सके, अंततः इन्होंने बीना को बताया कि भाई हम तुम अलग हो जाएं तो ज्यादा अच्छा है। बीना ने भी कहा ठीक है, मैं अपना पुत्र लेके अलग हो जाती हूँ, कौन सी कमी थी। अलग तो वो नहीं होता जिसके पास आर्थिक सक्षमता नहीं होती। हमको मिल रहा है 2 लाख रुपया, अलग होने में क्या समस्या है। ऐसे भी तुम हमारे साथ रह के भी नहीं हमारे साथ हो, साथ होकर भी तुम ना हो, इससे अच्छा अलग ही हो जाओ। अलग हो गए, आपसी सहमति से अलग हो गए। और जो इनका बेटा है पलाश, वो बीना के साथ रहने लगा। कुछ साल तक जो प्रकाश इस संशय में रहे कि अब मैं क्या करूं, फिर उन्होंने ये निर्णय लिया कि मुझे एक दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। इसने कोई निर्णय नहीं लिया, जो बीना ने कोई निर्णय नहीं लिया, लेकिन इनको ये लग रहा है कि ये ही गलत थी, इसलिए सब समस्या हुई, दूसरा विवाह करना चाहिए। ठीक है, कुछ वर्षों तक ये संशय में रहे कि नहीं अच्छा होगा कि बुरा होगा, ये सब चीजें होती रही। उसके बाद इनका एक दोस्त था जुनेजा, प्रकाश का दोस्त है जुनेजा, उसकी बहन है, उसको देखकर आकर्षित हुए। अब चूंकि आकर्षित हैं, छोटी बहन थी जो जुनेजा की, और आकर्षित हैं। उसकी उम्र कितनी है, लेखक कहता है 26-27 की हैं इनकी बहन, 26-27 की हैं, लेकिन दिखती वो 18-19 की ही है। ये भी एक आकर्षण का केंद्र हो जाता है कि एज कम दिखनी चाहिए लड़कियों की। तो प्रकाश के लिए आकर्षण का बिंदु ये भी था कि एज कम दिख रही है वैसे ज्यादा की, लेकिन दिखती 18-19 की। दिखने में अत्यंत सुंदर, मतलब दिखने में अत्यधिक सुंदर, अत्यधिक सुंदर। ठीक है, अब जो दूसरी डिमांड क्या होगी प्रकाश की, ज्यादा पढ़ी लिखी ना हो, बीटेक नहीं होनी चाहिए, कोई ज्यादा इतनी ज्यादा शिक्षा नहीं होनी चाहिए उसके पास। तो इसके साथ एक चीज और अच्छी है इनके लिए, कम पढ़ी लिखी है। कम पढ़ी लिखी होगी तो इनको आइंस्टीन मान लेगी कि तुम आइंस्टीन हो, कॉपरनिकस हो, तुम गांधी हो। मैंने ऐसे लोगों को देखा है, खूब देखा है। मेरे एक मित्र हैं, उनकी पत्नी उनको आइंस्टीन मानती है। वो आइंस्टीन है नहीं, लेकिन वो मानती हैं, कहीं ये सब कुछ कर सकते हैं, उनके पास है ही नहीं, उससे ज्यादा दिमाग ही नहीं, तो हम उनको एकदम सही चल रही हो तुम, कम से कम शांति तो बनाई हो, कम से कम शांति बना के ये काम तो कर लिया तुमने। ये जो कुछ है यही है, आइंस्टीन से भी ऊपर का भी कोई स्तर हो तो दे दो, न्यूटन का भी स्तर दे दो। तो ये है, दिखने में बहुत सुंदर, पढ़ी लिखी कम। प्रकाश खूब पढ़े लिखे हैं, वो सोच रहे हैं कि सब अब हम बुद्धि से जो इससे ज्यादा आगे हैं, तो कोई समस्या न होगी, हमारी बात का विरोध नहीं करेगी, और प्रकाश के ऊपर ये रौब नहीं झाड़ेगी। पढ़े लिखे आदमी रौब बहुत झाड़ते हैं। तुम क्या, हम भी हैं भाई, तुम तो वहां से पढ़े हो, मथुरा वाले से हम पढ़े, दिल्ली से,
हल्के में लियो क्या हमको? मतलब अगर लड़की गलती से अगर आप ज्यादा पढ़ी लिखी है तो जीना मुश्किल कर देगी। रह रह के उसको याद आ जाता है ना, जब कोई कुछ बोलेगा तो उसको याद आ जाएगा। हम बताओ वहां तक पैदल पढ़ने जाते साइकिल चला चला के, इनको देखो, ये हमको ज्ञान बता रहे, मठाधीश बन रहे हैं बैठ के यहाँ। हम पता नहीं कितने मठ चला दिए, हम भी यही करते थे। अब ये सब बात है। लेकिन भैया अभी तो इनको बहुत अच्छा लग रहा है, दूर के ढोल बड़े सुहावने। इन्होंने विवाह किया जुनेजा की बहन से, और जैसे ही विवाह किया तो कहते हैं कि जैसे ही हमने सिर छिलाया ओले पड़ने लग गए, सिर मुड़ाते ओले पड़े। पता चला बाद में लड़की मानसिक रूप से विक्षिप्त है। माँ बाप भी बहुत सही देख के आदमी को चुनते हैं कि ऐसा है भैया, ठीक है, एकदम सही चल रहा है, ज्यादा बोलो नहीं, ये तुमको देखने से ही आकर्षित है, बस इसी शादी कर देना है। कभी कभी लड़की एक हम शादी देखने के लिए गए थे हमारे जो छोटे भाई के लिए थी, तो वो लड़की थोड़ा सा तोतली थी, तो हम समझ नहीं पाए कि उसको बार बार वो कुछ भी नहीं बोलती थी। हमसे कुछ पूछे क्या नाम तुम्हारा, तो हम कहें यार ये कुछ बोल ही नहीं रही है, तो हम सोचे कि कुछ दिक्कत, हम कहे हो सकता है कि आज ये इसका कोई व्रत व्रत हो। तो थोड़ा आगे बढ़े तो उसने बोला कि अपनी मम्मी से बार बार पूछ रहे हैं नाम, तो तोतली भाषा में बोल रही थी। हम कहे इसका मतलब ये तोतली है। और सब कुछ हो गया था, अगर उस समय ये फाइनल हो जाता तो शादी हो ही जाती। तो मेरा भाई बाद में मुझसे कहा भैया मेरी जान मुझे नहीं, तोतली शादी 100% कर देते ये लोग। तो कहने का मतलब ये है कि यहां पर यही हुआ प्रकाश साहब, 18-19 दिख रही है, उम्र है 26-27, सब कुछ ठीक है। उसने अपने दोस्त से कहा, उसके दोस्त ने कहा कि हाँ एकदम ठीक है, कोई समस्या नहीं। बाद में जब विवाह हो गया तो जब उसे पूछना शुरू किया तो मानसिक रूप से विक्षिप्त निकली वो। अब क्या करें प्रकाश? अब उसके साथ उनका एक दिन का भी जीवन काटना अपने आप में त्रासदी हो गई, ट्रेजेडी हो गई। वो एक दिन न रह पाए उसके साथ। और एक दिन प्रकाश ने कहा मैं इस घर में ही नहीं रहूंगा, भाग खड़े हुए घर छोड़ के। प्रकाश ने कहा मैं इस घर में नहीं रहूंगा, और भाग गए घर छोड़कर। घर ही छोड़ के भाग गए, हमको घर में नहीं रहना भैया। यहां हम कहते हैं पानी, तो ये कहती है दूध। इसका दिमाग अलग दिशा में चल रहा है। एक आई थी वो हमारे बराबर थी, तो उससे हमारी पट्टी नहीं। ठीक है, फिर उसके बाद इस लड़की का नाम क्या था? इसका नाम था निर्मला। हाँ, जो जुनेजा की बहन थी। निर्मला मानसिक रूप से तो विक्षिप्त है, लेकिन वो ये जानती है कि मेरा पति यही है, तो हमेशा वो दबाव बनाती है जल्दी घर वापस आओ, नहीं तुम्हें जान निकाल दूंगी मैं, जल्दी घर आओ। अब खूब दबाव बनाया निर्मला ने कि घर लौट आओ, लौट आओ, नहीं लौटाओ। तभी एक दिन वो अपने जो घर के पास उसने देखा कि बीना और पलाश दोनों जा रहे थे। वो कुछ दिन के लिए घूमने आए थे। अब इसको लगा यार कि मेरा ये परिवार कितना अच्छा है, देखिए मेरे ही जो बगीचा है, ये मेरे ही लोग हैं, मेरा बेटा बड़ा हो गया, मेरी पत्नी है ये, अब मैं इसके चक्कर में पड़ गया पगली के, अब इसका और मेरा जीवन क्या होगा? अब यहां पर पलाश मेरा ये इस तरीके से घूम रहा है। अब इसने अपनी पत्नी से कहा, जो बीना से, कि मुझे थोड़ा समय पलाश के साथ बिताना है, कुछ घंटे का ही दे दो, मैं उसके साथ थोड़ा रहना चाहता हूं। और जैसे ही उसके साथ और रहा तो और नजदीक वो खींचे। दुनिया में सबसे खतरनाक मोह है पिता और पुत्र का, सबसे बड़ा। इससे बड़ा कोई मोह इस धरती पे हुआ ही नहीं है।
पिता और पुत्र का मोह सबसे ज्यादा है, पुत्री का तो होगा ही होगा, लेकिन सबसे ज्यादा अगर तुम मोह की बात करो तो पिता और पुत्र का होता है। कहते दोनों ही नहीं, लेकिन पिता का सबसे ज्यादा होता है। पुत्र भले ना रखे, लेकिन पिता अपने पुत्र से बहुत ज्यादा मोह रखता है। इसीलिए जो कृपाचार्य मारे गए, अश्वत्थामा उन्हीं का लड़का था कि द्रोणाचार्य का लड़का था? जो द्रोणाचार्य का लड़का था। तो द्रोणाचार्य इसीलिए मारे गए। क्यों? क्योंकि पुत्र मोह बड़ा खतरनाक। अर्जुन का पुत्र मारा गया अश्वत्थामा। अश्वत्थामा के मरने के बाद, नहीं, अर्जुन का पुत्र था अभिमन्यु। अभिमन्यु, ठीक है, अश्वत्थामा क्या, अर्जुन का पुत्र था अभिमन्यु। जब वो मारा गया अभिमन्यु, तो आप देखेंगे उसके बाद तो अर्जुन के दिमाग में आ गया कि अब मुझको नहीं, युद्ध लड़ना ही नहीं है। या तो अश्वत्थामा को मारूंगा, नहीं, या तो जयद्रथ को मारूंगा, जो जयद्रथ ने मारा था ना, जयद्रथ को मारूंगा, नहीं तो अपने आप को मैं वो जिंदा चिता में जला दूंगा। भगवान ने कहा यार कृष्ण ने कि अरे मेरे रहते तुम ये ऐसा ऐसा वचन क्यों लेते हो? ये मोह इतना तगड़ा है। ऐसा ही मोह इसके भीतर आया। पितृत्व की भावना आ गई कि मैं पिता हूं। अपने परिवार को लेकर स्नेह उमड़ने लगा। अब वहां पे निर्मला इंतजार कर रही है घर में कि जल्दी घर आओ, रोटी भी बनाना है अभी। अब ये सब काम चल रहा है, किंतु जिंदगी आगे बढ़ चुकी है। प्रकाश ने दूसरा विवाह कर लिया है और यहां से वापस लौटना संभव नहीं है। बीना और पासी थोड़े दिन के बाद अपने घर लौट गए। प्रकाश खुद को बहुत अत्यंत अकेला महसूस करने लगा और यहीं पर कहानी समाप्त होती है। तो समझ गए, ये है एक और जिंदगी। एक और जिंदगी कहानी ये है। ठीक है, आई समझ में बात? चलिए अब इसके आगे कल आपको बताएंगे। इसमें थोड़ा संवेदना, फिर शिल्प, और फिर अगली कहानी देखेंगे, यही सच है। हाँ, यही सच है, मन्नू भंडारी का। कैसी लगी ये कहानी? दो कहानी आपको आज मैंने बताई, दोनों कहानियों में से अच्छी कौन सी लगी? ये वाली, दूसरी वाली ज्यादा अच्छी है। क्यों? दूसरी इसीलिए कभी कभी होशियार आदमी ज्यादा जो बड़े गड्ढे में गिर जाता है। हमेशा इसीलिए लोग सूरत से ज्यादा सीरत को देखना चाहिए। कुछ लोग सूरत देखते हैं, भैया बहुत अच्छी दिखने में है, जब जब पिटाई करती हैं तब नहीं भूलते। हाँ, तब कहती है कि हमको जो है एक बीमारी थी, हम बचपन में क्या करें, हमको एक तो बीमारी थी, हम जो उठ के मार देते हैं एक थप्पड़। ये सब भी होता है। और ऐसे जो लोग हैं मानसिक विक्षिप्त, इस तरह की लड़कियों का विवाह भी अलग तरीके से कराया जाता है। जो ऐसे ही लोग ढूंढे जाते हैं। कभी कभी तो लड़की बदल देते हैं, फोटो दिखाए और फोटो दिखा दी, आपने कहा हाँ लड़की पसंद है, कहे चलो ठीक है। हाँ, ऐसा एक आएगी कहानी, हम लोगों ने जो प्रेमचंद में देखा था, कोई कहानी थी प्रेमचंद की ऐसी। हाँ, प्रेम मंजूषा में एक कहानी देखा था, चलो याद आएगी तो बताऊंगा। ठीक है, हाँ शायद वही है। नया विवाह वाले में नहीं है, एक और कहानी है।